प्रिय बच्चों, आप अभी अभी कक्षा 9 उत्तीर्ण करके कक्षा 10 में प्रवेश किए हैं। आप सभी बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। कक्षा 10 में आते ही सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न होता है कि हमको पढ़ना क्या है, हमारी कक्षा 10 का पाठ्यक्रम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग कक्षा 10 में हमें क्या पढ़ना है, हमारा पाठ्यक्रम क्या है, प्रश्न कुल कितने हमारे प्रश्न पत्र में आते हैं, उन सभी प्रश्न पत्रों की रूपरेखा क्या होती है, सबसे पहले हम सामान्य रूप से उसको समझ लेते हैं। देखिए, हमारी कक्षा 10 के पाठ्यक्रम से परीक्षाओं में कुल 12 प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, यानी कि आपसे पूछे जाते हैं। तो इन 12 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के ऊपर हम ध्यान देंगे। पेपर हमारा कुल 100 अंक का होता है, 100 नंबर का होता है। उसमें 70 नंबर की लिखित परीक्षा होती है और 30 अंक का विद्यालय स्तर पर, कॉलेज स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन होता है। हर एक पेपर में 70 अंक का लिखित और 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर। जो हमारा 70 अंक का पेपर होता है, हम पहले बताए कि उसमें कुल 12 प्रश्न होते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न होता है वह होता है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। यह 5 अंक का होता है। आप कक्षा 9 में भी हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय से संबंधित प्रश्न पढ़े होंगे, वह भी 5 अंक का आता था। अब हिंदी गद्य का विकास कब से प्रारंभ होता है, ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हिंदी गद्य का विकास भारतेंदु युग से शुरू होता है। तो हम कक्षा 9 में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग तक हिंदी गद्य का विकास पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे आता है शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो हमारे पाठ्यक्रम में हिंदी गद्य के विकास से संबंधित शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतेंदु युग से और द्विवेदी युग से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग को कक्षा 10 में हमको पढ़ना है। इसमें प्रश्न 1 में कुल जो हमारे प्रश्न होते हैं वो 5 खंडों में होते हैं, जो बहुविकल्पी होते हैं, 1-1 अंक के होते हैं। तो 1-1 अंक के प्रश्न 1 में कुल 5 प्रश्न आते हैं, ये समझ लेना आवश्यक है। और वह सभी प्रश्न 1-1 अंक के होते हैं। अब प्रश्न नंबर 2, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय भी आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, 5 अंक का। उसमें आप पढ़े थे भक्ति काल और रीति काल। अब उसके आगे आपको पढ़ना है, नहीं, कक्षा 9 में आप पढ़े हैं आदिकाल और भक्तिकाल। कक्षा 9 में आपसे जो प्रश्न पूछे जाते थे वो आदिकाल और भक्तिकाल से पूछे गए हैं। अब जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्न 2 में, वह रीतिकाल और आधुनिक काल से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 में कुल 3 प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 2 का जैसे क आ गया तो 2 अंक का होगा, ख आया 2 अंक का होगा, और प्रश्न नंबर जो ग होगा वो 1 अंक का होगा। अर्थात प्रश्न नंबर 2 में कुल 3 प्रश्न होते हैं। 2 प्रश्न 2-2 अंक का होता है और 1 प्रश्न 1 अंक का होता है। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो केवल रीतिकाल एवं आधुनिक काल से आपसे पूछे जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। इसको भी आप अपने पूर्व की कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं। गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या। जो हमारे गद्य के निर्धारित पाठ होते हैं, कक्षा 9 में बात पाठ से प्रारंभ होता है, प्रताप नारायण मिश्र का है, मंत्र है प्रेमचंद जी का। तो उसी तरह से जो भी आपके पाठ हैं, उन सभी गद्य के पाठों से संदर्भ सहित व्याख्या के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके किसी भी पाठ से एक गद्यांश दे दिया जाएगा
और उससे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गद्यांश में भी प्रश्न तो एक ही होता है, लेकिन उस प्रश्न के भी 3 भाग होते हैं। यदि आपने संदर्भ लिख दिया तो वो संदर्भ 2 अंक का होता है, और उस गद्यांश में रेखांकित अंश होता है। गद्यांश यदि 6 लाइन का हो गया तो आप देखेंगे कि उसमें 2 लाइन या 2.5 लाइन या 3 लाइन रेखांकित अंश होता है। तो उस रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। यह 4 अंक का होता है, नहीं 2 अंक का होता है, 3 अंक का। संदर्भ 2 अंक का, रेखांकित अंश की व्याख्या 3 अंक का, और एक उसी गद्यांश से प्रश्न पूछा जाता है जो 1 अंक का होता है। तो कुल आपका हो गया 2 अंक, 3 अंक और 1 अंक। तो कुल मिलाकर के 6 अंक के, यहां 6 अंक लिखा है, गद्यांश से कुल आपके 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरह से प्रश्न नंबर 4 है पद्यांश, यानी कि जो कविताएं होती हैं हमारे किताब में, जो आप देखते हैं कि कुछ जो है गद्य के पाठ होते हैं, कुछ पद्य के पाठ होते हैं। तो पद्य के पाठ में आप जानते हैं कविताएं आती हैं। तो उन कविताओं से भी 4 लाइन की या 6 लाइन के कुछ पद्यांश की व्याख्या करने के लिए आता है। तो उस पद्यांश में भी संदर्भ होगा, उसकी व्याख्या होगी, और काव्यगत सौंदर्य होता है। काव्यगत सौंदर्य यानी कि आप उसमें देखेंगे कि कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सा उसमें गुण है, ये सब काव्यगत सौंदर्य में आता है, उसको लिखा जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 संदर्भ और व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य, यह कुल मिला करके यह भी 6 अंक का होता है। आपके निर्धारित जो पाठ्य वस्तु है पद्य की, उसी में से आएगा। अब आप देखिए प्रश्न नंबर 5। गद्य में हम लेखकों को पढ़ते हैं, उनकी रचनाएं पढ़ते हैं, कविता कहानी पढ़ते हैं, कविता नहीं कहानी, उपन्यास, निबंध, जो भी हमारे पाठ्य पुस्तक में है। आप देखते हैं मित्रता पाठ से शुरू होता है, मित्रता पाठ है, आपका ममता पाठ है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से भी पाठ है, अजंता है, भारतीय संस्कृति है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी है। ये पाठ जो है इनके लेखक हैं। उन लेखकों के जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ते हैं। तो लेखकों के जीवन परिचय के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उनका देहावसान कब हुआ, उनके पिताजी का, उनके माताजी का नाम क्या था, उनके गुरु का नाम क्या था, उन्होंने कितनी शिक्षा प्राप्त की थी, और साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या किया, कितनी रचनाएं उनकी हैं, उनकी किसी एक रचना का नाम भी लिखना होता है। यह लेखक का जीवन परिचय जो आता है 3 अंक का आता है। 2 अंक में उनका जीवन परिचय होता है, और 1 अंक में उनके किसी एक लेख या रचना का उल्लेख करना होता है। तो यह प्रश्न 3 अंक का है। जितना बड़ा प्रश्न होगा, जितने अंक का प्रश्न होगा, उसका उत्तर भी उसी हिसाब से लिखना होता है। अब आप 3 अंक का प्रश्न है और निबंध इतना बड़ा लिख देंगे तो 3 अंक के प्रश्न में 6 अंक का नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जितना बड़ा प्रश्न है जीवन परिचय में, जितना पूछा गया है बस उतना ही बताना है। उसी तरह से प्रश्न नंबर 5 का ख खंड है। प्रश्न नंबर 5 हम बताए हैं कि यह 2 खंडों में है, प्रश्न नंबर 5 का क और प्रश्न नंबर 5 का ख। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न नंबर 5 का जो ख है, इसमें कवि का जीवन परिचय एवं एक रचना पूछा जाता है आपसे। तो कवि, जैसे लेखक का आप लिख चुके हैं, उसी तरह से कवि का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके माता पिता का नाम क्या है, उनके गुरु का नाम क्या है, और साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया है, कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं, उनकी एक रचना का उल्लेख करना होता है। यह प्रश्न भी 3 अंक का होता है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। जैसे हमारे जो पुस्तक है हिंदी की, उसमें आप देखते हैं कि गद्य खंड है, पद्य खंड है, और एक संस्कृत खंड भी होता है। संस्कृत में भी कुछ
गद्य का भाग होता है, उसमें भी कुछ पद्य का भाग होता है, यानी कि श्लोक दिए रहते हैं। और कुछ संस्कृत के जो गद्य पाठ होते हैं उसमें आपको किसी स्थान का या किसी भी विषय में किसी की कहानी को बताया गया है। तो प्रश्न नंबर 6 में संस्कृत खंड जो है उसमें निर्धारित जो पाठ्य वस्तु है, चाहे वो गद्य हो चाहे पद्य हो, दोनों में से गद्य अथवा पद्य दोनों में से संदर्भ सहित एक गद्यांश या पद्यांश दिया रहता है, उसका हिंदी में संदर्भ सहित अर्थ लिखना होता है। संदर्भ पर 1 नंबर मिलता है और अर्थ पर कुल 3 नंबर मिलता है, यानी कि जो प्रश्न नंबर 6 होगा वह कुल 4 अंक का होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 2 खंडों में है। प्रश्न नंबर 7 का जो क होगा उसमें एक श्लोक लिखने के लिए आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है, यानी कि जो आप लिखने जा रहे हैं वह पेपर के किसी भी प्रश्न के रूप में आपसे नहीं पूछा गया। नहीं तो कोई भी लिख देगा भाई, पेपर में से उतार करके लिख देना है, उसमें क्या करना है, लेकिन नहीं, इसीलिए लिखा रहता है कि इस प्रश्न पत्र में न आया। आपको एक श्लोक लिखना है प्रश्न नंबर 7 के कॉम में, यह 2 अंक का होता है। एक श्लोक लिख दीजिए, 2 लाइन का भी लिख दीजिए श्लोक, तो आप मान लीजिए आपको 2 अंक मिल गया, उसमें से कुछ भी कटना नहीं है, 2 में कोई 1 नहीं देगा, 2 में 2 ही मिलेगा। अब प्रश्न नंबर 7 के जो ख खंड है उसमें बहुत ही छोटा सा आपसे 1-1 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी 4, 5 या 6 पाठ हैं संस्कृत में, जितने पाठ हैं उसी में से बहुत ही आसान 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 1-1 नंबर के होते हैं। 1-1 नंबर का होगा तो छोटा ही होगा, निबंध इतना बड़ा तो होगा नहीं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 होता है काव्य सौंदर्य के तत्व से संबंधित। अब काव्य सौंदर्य के तत्व में क्या आता है? काव्य सौंदर्य के तत्व में रस आता है, छंद आता है, अलंकार आता है। तो रस से 2 अंक का प्रश्न, छंद से 2 अंक का प्रश्न और अलंकार से 2 अंक का प्रश्न। आप देखते हैं आपको रस में क्या पढ़ना है, हास्य अथवा करुण रस। तो हास्य अथवा करुण रस दोनों में से, या आप दोनों याद कर लीजिए, दोनों में से किसी एक की परिभाषा लिखने के लिए आएगा और उसका उदाहरण लिखने के लिए आता है। उसी तरह से प्रश्न नंबर 8 के ख में अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में 3 अलंकार आपको पढ़ने हैं, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और तीसरा रूपक अलंकार। तो उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आपको याद करना है, क्योंकि उस तीनों में से किसी एक की परिभाषा अथवा उदाहरण आपसे पेपर में पूछा जाता है। यह भी 2 अंक का होता है। प्रश्न नंबर 8 का जो ग भाग है यह छंद है, जैसे दोहा, रोला, सोठा, चौपाई, ये सब है ना, यह सब छंद कहे जाते हैं। तो आपके जो पाठ्यक्रम में है सोठा और रोला छंद दिया गया है, इसी से संबंधित आपको परिभाषा और उसका उदाहरण याद करना है। जैसे सोठा छंद का परिभाषा और उदाहरण अथवा रोला छंद का परिभाषा एवं उदाहरण। तो प्रश्न नंबर जो 8 है यह कुल 6 अंक का होता है। रस से 2 अंक, अलंकार से 2 अंक और छंद से 2 अंक, कुल 6 अंक के प्रश्न नंबर 8 से पूछे जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 5 खंडों में होता है और कुल 11 नंबर का होता है। प्रश्न नंबर 9 में आपको सबसे पहले देख रहे हैं उपसर्ग पढ़ना है। जो पहला खंड होता है प्रश्न नंबर 9 का वह होता है उपसर्ग। उपसर्ग से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो 4 खंड है आपका, उपसर्ग के बाद प्रत्यय है, प्रत्यय से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ग है समास विग्रह,
इससे भी 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। घ है तत्सम तद्भव, इससे भी 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो 5वां खंड अंग है प्रवाची, इससे भी 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि उपसर्ग से 3 अंक के प्रश्न, प्रत्यय से 2 अंक के प्रश्न और तत्सम तद्भव से 2 अंक के प्रश्न, समास विग्रह से 2 अंक के प्रश्न और प्रवाची शब्द से 2 अंक के प्रश्न, यानी कि 3, 2, 2, 2, 2 कुल 11 अंक के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 10 4 खंडों में होता है और इन जो चारों खंड है, इन चारों खंड से 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 में सबसे जो पहला खंड है वह क्या है? संधि। संधि आप लोग कक्षा 9 में भी पढ़े हैं और 10 में भी पढ़ना है, यण संधि और वृद्धि संधि। कक्षा 9 में आप लोग दीर्घ संधि पढ़े हैं और गुण संधि पढ़े हैं। कक्षा 10 में उसके आगे यण संधि और वृद्धि संधि पढ़ना है। इससे संबंधित 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 के पहले खंड में। दूसरे खंड में आएगा शब्द रूप। शब्द रूप आप जानते हैं, जैसे राम का आप रूप याद करते हैं, बालक का रूप याद करते हैं, मति का रूप याद करते हैं, नदी का रूप याद करते हैं, तो यह शब्द रूप में आता है। शब्द रूप से संबंधित 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 के तीसरे खंड में फिर आता है धातु रूप, जैसे आप पठ मतलब पढ़ना, हंसना, पद से देखना, यह क्या है? यह धातु है। तो धातु रूप से संबंधित 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 का जो चौथा खंड होता है वह संस्कृत में अनुवाद होता है। हिंदी में वाक्य दिए रहते हैं, उसका संस्कृत में अनुवाद करना होता है। यह भी 2 अंक का होता है। 2 वाक्यों का अनुवाद आपको करना होता है। अनुवाद बहुत बड़ा नहीं आता है, एक एक लाइन का बहुत छोटा छोटा हिंदी का वाक्य होता है जिसका अनुवाद करना होता है। तो प्रश्न नंबर 10 4 खंडों में होता है, प्रत्येक खंड 2-2 अंक का होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 कुल 8 अंक का होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। आप 9 में भी या पहले भी कक्षाओं में, पहले की भी कक्षाओं में आप लोग निबंध लिखना सीखे हैं। निबंध कैसे लिखा जाता है इसके बारे में आप जानते हैं। तो जो प्रश्न नंबर 11 है वह निबंध का है। यह 6 अंक का होता है। आप निबंध जो समसामयिक निबंध होते हैं, जैसे समसामयिक में क्या आता है, जैसे हमारा पर्यावरण हो गया, हमको अपने पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखना है, शुद्ध रखना है। हमारा स्वास्थ्य है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कल्पना कर सकते हैं और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सोच सकते हैं। तो हमारा स्वस्थ रहना जरूरी है, हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहना जरूरी है। अपना विद्यालय, अपने विद्यालय के बारे में भी आप जानते हैं कि विद्यालय में सबसे पहली आवश्यकता होती है किस चीज की? जब हम आते हैं तो नियम पूर्वक आए, अनुशासन में रहें और अपनी कक्षाओं में बैठ करके अध्ययन करें। तो अनुशासन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, व्यायाम और हमारे जो धार्मिक त्योहार हैं जो हम मनाते हैं उसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। इसी से संबंधित निबंध प्रश्न नंबर 11 में पूछे जाते हैं और यह 6 अंक का होता है। इसके बाद आपको एक खंड काव्य भी पढ़ना है, ज्योति जवाहर। हर जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य हैं और पेपर में वो सभी दिए रहते हैं, 7-8 खंड काव्य दिए रहते हैं। उससे एक 3 अंक का प्रश्न आता है। जो बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं, जब पहली बार वो गाइड से पढ़ते हैं, जब पहली बार विद्यालय पेपर देने आते हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि हमको कौन सा खंड काव्य पढ़ना होता है। तो जो भी पेपर में 6, 7, 8 जितने खंड काव्य दिए रहते हैं सभी का वो उत्तर अपने मन से बना बना करके लिखने लगते हैं और सारा समय उनको खंड काव्य के उत्तर लिखने में ही चला जाता है। इसलिए आप ये अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारे मिर्जापुर जनपद के लिए, अभी अन्य जनपदों के भी अपने अलग अलग खंड काव्य हैं, तो जो उनको अपने जनपद
के हिसाब से खंड काव्य दिए गए हैं, उसी से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना है। सभी खंड काव्यों के प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है। तो जैसे ज्योति जवाहर खंड काव्य है, इससे इसकी कथा वस्तु से संबंधित और इसके जो मुख्य पात्र हैं, जैसे ज्योति जवाहर के जो नायक हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं, इसके जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है अथवा कथा वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। यह 3 अंक का आता है। तो इस प्रकार से कुल 12 प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। जब हम फिर आगे पढ़ेंगे एक एक प्रश्न के बारे में, जब हम अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे तो उसके बारे में और विधिवत आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय।